हो गया। ज्ञानस्थली इंस्टीट्यूट मधेपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का बिहार बोर्ड का सिलेबस 2022 और 24 का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और हिस्ट्री विषय का। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग इसमें देखेंगे इतिहास का सिलेबस। इतिहास को, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, इसे अध्ययन की दृष्टि से, किस दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन कालीन इतिहास, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। मध्यकालीन इतिहास, जिसको मिडिएवल कहते हैं। और तीसरा होता है आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। हालांकि अगर यूपीएससी को देखा जाए तो आधुनिक इतिहास के बाद भी एक भाग में और बांटा है, जिसको कहते हैं स्वतंत्रता के पश्चात का इतिहास। स्वतंत्रता पश्चात का इतिहास, पश्चात भारतीय इतिहास। चलिए हम लोग अगर बात करें 12th क्लास का, तो 12th क्लास में 3 यूनिट होता है। कितने यूनिट होता है? 3 यूनिट होता है। तो पहला अगर देखें 12th क्लास में कितने यूनिट होते हैं? 3 यूनिट, यानी 3 इकाई, या हम इसको भाग भी कर सकते हैं, 3 भाग। यानी कि पहला होता है प्राचीन भारत, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत, और तीसरा होता है आधुनिक भारत। और एक एक पर हम चर्चा करना शुरू करें तो आइए एक एक करके इस पर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। प्रथम भाग, इसमें प्राचीन भारत है। और इसमें बात करें प्राचीन भारत के इतिहास, या प्राचीन इतिहास कह सकते हैं इसको हम। अगर इसमें हम बात करें तो पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां। ईंट, मनके तथा अस्थियां, ईंट, मनके तथा अस्थियां। अगर हम इसको देखें तो इसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विषय को पढ़ने के लिए है। इसी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, या इसको हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, इसे क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है इसको
क्योंकि इसका खोज जो हुआ था, हम मैप से भी इसको देखेंगे लेकिन अगर बात किया जाए पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसकी जो खोज हुई थी ये सिंधु नदी के किनारे हुई थी। सिंधु नदी के किनारे खोज हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम जाना जाता है। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार जो है हड़प्पा नामक स्थल का ही खोज हुआ। हड़प्पा नामक स्थल का ही खोज हुआ था, इसीलिए उसी के नाम पर इसे क्या नाम रख दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया है। और यह जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद है दूसरा अगर बात करें तो राजा, किसान और नगर, राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ने के लिए आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था है। आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था है। अगर हम बात करें दूसरा क्या कहते हैं चैप्टर की, तो राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजा का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इस समय में किसान की क्या स्थिति थी उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, यह क्या कहते हैं व्यापारिक सभ्यता थी। यहाँ पर नगर जो थे वो विकसित अवस्था में थे। और उसके बाद हम अगर बात करें राजा, किसान और नगर की बात करें तो किस तरह से क्या स्थिति था राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसान किस तरह से उस समय अपना जीवन व्यतीत करते थे, नगर उस समय का कैसा था, यानी कि उसी के बारे में आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था। यानी कि आरंभिक राज, शुरू के समय में राज जो है किस तरह से डेवलप किया है उसी के बारे में इसे पढ़ने के लिए, और उसके अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने के लिए वहाँ का अर्थव्यवस्थाएँ क्या थी, कैसी थी। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज की बात करता है। कब की बात करता है, आरंभिक, यानी कि आरंभिक समाज की बात करता है। जब इसमें अगर हम देखें तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा। और जाति की बात करें तो जैसा कि हमने देखा है, या अगर नहीं पता है तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि वैदिक सभ्यता जब आया था तो उसमें जो है 4 वर्ण की बात की गई है। कौन कौन वर्ण की बात की गई है, 4 वर्ण में देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के मुख से किसका जन्म हुआ है, ब्राह्मण का। और ये क्या काम करता है, तो इसका काम था शिक्षा दीक्षा देने का और पूजा पाठ करवाने का। अगर हम बात करें क्षत्रिय का, तो क्षत्रिय काम जैसा कि नाम से ही लगता है, क्षत्रिय काम क्या था, राज करना, शासन करना। इसके बाद अगर वैश्य की बात करें तो इसका काम क्या था, खेती गृहस्थी करना। और अगर शूद्र की बात करें जिससे अंतिम पायदान पर रखा गया है, तो इसका काम था तीनों का सेवा करना। तो ये हमारे क्या कहते हैं वैदिक सभ्यता में इसकी चर्चा की गई है, जिसको हम पुनः जो है फिर से डिटेल से देखेंगे। और कहा गया ब्राह्मण का जन्म जो हुआ है ब्रह्मा जी के मुख से हुआ, क्षत्रिय का जो हुआ है उसकी भुजा से हुआ है, वैश्य का इसके जंघा से हुआ है, और शूद्र का जो है पैर से हुआ है। चलिए आगे अगर हम देखें, सिलेबस में अगला चैप्टर कौन सा है,
एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आशा और विश्वास है कि आपका ना एक टॉपिक छूटेगा, ना एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा अगर आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। और तीसरा, अगर हम चौथा की बात करें, चौथा टॉपिक अगर बात करें हम प्राचीन इतिहास में, तो इसमें आपको विचारक विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, इसमें हम क्या देखेंगे, विचारक के बारे में, उस समय में जो विचारक हुए थे उसके बारे में देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें बुद्ध की बात करें, जैन की बात करें, मखालीपुत्र घोषाल की बात करें, या इसके अलावा भी और ढेर सारा था विचारक, जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और विश्वास, यानी कि विश्वास किसमें विश्वास था उस समय के लोगों का, इसके बारे में जानेंगे। और उस समय की इमारतें किस प्रकार की हुआ करती थी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ने के लिए है कि किस तरह से, जैसा कि कहा जाता है कि संस्कृति जो है कभी ये मरता नहीं है, ये क्या होता है, अनवरत चलते रहता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, यहाँ तक कि इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध, जैन, मखालीपुत्र घोषाल, इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से बुद्ध जो है इस समय में जो और सब क्या कहते धर्म के लोग आए थे, विचारक आए थे, उससे आगे किस तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध जो है आगे आए थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, इसमें भी दो ग्रुप में बंट गया, महायान और हीनयान। एक जो है बुद्ध के विचारों को लेकर के आगे चले, दूसरा जो है पूजा पाठ में विश्वास करना शुरू कर दिया। और यह भी धीरे धीरे हालांकि पूर्णतः पतन तो नहीं हुआ, लेकिन अपने पतन की ओर जो है अग्रसर हो गया था। चलिए, इसके बाद अगर बात करें हम जैन धर्म की बात करें, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, इन्होंने इस जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद और सारे विचारक के बारे में जानेंगे। चलिए, अगर हम बात करें तो ये प्राचीन इतिहास में आपके प्रथम भाग जो है प्रथम यूनिट जो है उसमें इतना ही था। अगर हम दूसरा यूनिट मध्यकालीन भारत की अगर बात करें, मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें, 12th क्लास का जो हमारा सिलेबस है और उसकी हम अगर बात करें तो इसमें और कौन सा टॉपिक है, द्वितीय भाग मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। चलिए, आइए देखते हैं। या इकाई भी हम कर सकते हैं, इकाई 2। इसमें हमको पढ़ना है यात्रियों के नजरिए, और 5वां कहे तो इसमें हमको पढ़ना है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, समाज के बारे में उनकी समझ। और हम बात करें यात्रियों, जैसे मेगास्थनीज हो गया, वैनशांग हो गया, इस तरह से ढेर सारे यात्री भारत भ्रमण पे आए थे। खास करके बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के हमारे यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय थे, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, वहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से आया करते थे विदेशी यात्री।
तो इसका क्या नज़रिया था भारतीय समाज के बारे में, उसके बारे में हम जानेंगे, और उनकी समझ क्या थी यहाँ के बारे में, इसके बारे में हम इस क्या करते हैं टॉपिक में जानेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें छठा, तो इसमें सूफी भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं की बात की गई है इसमें। अगर हम बात करें इसमें जैसे चिश्ती संप्रदाय हो गया, नक्शबंदी हो गया, चिश्ती संप्रदाय, नक्शबंदी हो गया, इसके बाद सुहारवर्दी हो गया। इसके अलावा भी और सब के बारे में हम जानेंगे। इसे भक्ति सूफी परंपराएं जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे। किस तरह से इसका विकास हुआ, इनकी क्या मान्यताएं थी, इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें और इसमें एक और अगर देखें तो फिरदौसी को भी देखेंगे। फिर देखें कि बिहार में कौन सा सिलसिला यानी कि कौन सी क्या कहते हैं सूफी परंपराएं जो है बिहार में आगे बढ़ा, इसको भी देखेंगे। चलिए और आगे अगर बात करें हम एक साम्राज्य की राजधानी, अगला है एक साम्राज्य की राजधानी। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके बारे में जानेंगे किस तरह से इस साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य को हरिहर एवं बुक्का, क्या नाम था? हरिहर एवं बुक्का ने किस तरह से इसको क्या कहते हैं साम्राज्य की स्थापना की। 1300 कुछ ईस्वी 35-37 ईस्वी के आसपास में इसका क्या कहते हैं स्थापना किया गया इस नगर का। और इसका जो प्रतापी शासक था जिसका नाम क्या कहते हैं कृष्णदेव राय था, इसके बारे में जानेंगे। और इसके समय में कौन सा शासक आया था उसके बारे में जानेंगे। पुनः जो 8वां टॉपिक है, इसमें 8वां टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें किसान जमींदार के बारे में पढ़ने के लिए है। मध्यकालीन भारत के किसान क्या स्थिति थी, किसान और किस तरह से जमींदार पर अपना शुरू किया था, कहाँ से कंसेप्ट आया था, इसके बारे में जानेंगे। और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मुगल साम्राज्य की अगर बात करें हम तो इसमें देखेंगे कि किस तरह से बाबर जो है क्या करते हैं 1526 ईस्वी में क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। जस्ट बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं आता है। इसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर आता है। अकबर के बाद जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। और इसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। और पुनः जो है यहीं से इसके बाद फिर उत्तरवर्ती मुगल काल आता है, जहां हम देखेंगे बहादुर शाह को देखेंगे, जहांगीर शाह, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह एवं प्रकार से सभी क्या करते हैं शासक को देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन क्या किया था, नहीं किया था। पुनः हम क्या करते हैं मुगल स्वराज 8वां के बाद जो है आपका जो चैप्टर है 9वां वह है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। शासक
और कीर्ति विद मुगल दरबार। खास करके इसमें शासक के बारे में जानेंगे। इस शासक के बारे में, मुगल दरबार के बाहर का जो शासक था उसके बारे में जानेंगे इसमें हम। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया मध्यकालीन भारत का टॉपिक समाप्त होता है यहाँ पर। इसके बाद आता है कौन सा, आधुनिक भारत आता है। इसके बाद हम किसको देखेंगे, आधुनिक भारत को देखेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास को, जो आपके 12th क्लास का 3rd यूनिट है, तीसरा यूनिट है। टोटल अगर देखा जाए तो 15 टॉपिक दिया हुआ है आपके 12th क्लास में पढ़ने के लिए। अगर बात करें इकाई 3 की बात करें तो इसमें हम देखेंगे आधुनिक इतिहास को देखेंगे। आधुनिक इतिहास को देखेंगे। अगर बात करें इसका कौन सा चैप्टर, कौन चैप्टर सब है, तो पहला अगर हम देखें तो पहला चैप्टर है इसमें उपनिवेशवाद और देहात। कौन सा है, उपनिवेशवाद और देहात। इससे पहले हम देखे थे नगर के बारे में, यहाँ देखेंगे उपनिवेशवाद और देहात को देखेंगे। उसके बाद सरकारी अभिलेखों का अध्ययन भी इसी के साथ देखेंगे। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन देखेंगे। किस तरह से जेम्स प्रिंसेप जो है, अगर हम जेम्स प्रिंसेप की बात करें यहाँ पर, किसका, जेम्स प्रिंसेप की बात करें, ये पहला व्यक्ति होता है जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने में कामयाबी हासिल की थी। अगर बात करें उपनिवेशवाद का, उपनिवेश किसे कहते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं एक गुलाम, जिस तरह से भारत भी ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेशवाद था। या हम कह सकते हैं कि कोई भी देश किसी दूसरे देश में जब अपने यहाँ के बने हुए तैयार माल को जब वहाँ बाजार बना के उसको बेचता है, तो उसे अगर एक छोटा सा अगर कहे तो उसे हम क्या करते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, पुनः हम इस पर चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। तो कल हम सिर्फ बता रहे हैं एक रफ आइडिया कि क्या इसमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें, विद्रोह और राज्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विद्रोह और राज्य पढ़ना है। विद्रोह और राज्य पढ़ना है। और खास करके इसमें कौन सा पढ़ना है, 1857 के आंदोलन को पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, जिसे क्रांति के लिए भी नाम से जाना जाता है। और खास करके अगर हम बिहार से हैं और बिहार के क्या करते हैं सिलेबस के बारे में, 12th क्लास के सिलेबस के बारे में जान रहे हैं, तो खास करके एक नाम जरूर यहाँ पर लेना उचित होगा, कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह जो 80 साल की उम्र में भी अंग्रेज के फसले छुड़ा दिए थे, छक्के छुड़ा दिए थे, इसके बारे में जानेंगे। और पटना में इसी क्या करते हैं, 1857 क्रांति से रिलेटेड थे पीर अली मोहम्मद, इसके बारे में जानेंगे किस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी और जहां अंग्रेज पहले आए थे व्यापार करने के लिए, और किस तरह से इन्हीं सब इससे पहले जो क्रांति हुई थी 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उससे पहले क्या कहते हैं प्लासी की युद्ध हुई थी। किस तरह से अंग्रेज जो है आए थे व्यापारी बन के, और वो जो यहाँ पर सत्ता भी अपना स्थापित कर लिए। किस तरह से यहाँ से संघर्ष होना शुरू हुआ था, क्योंकि कई क्या कहते हैं, कई विद्वानों का इसके बारे में कहना है ये पहला संघर्ष था। सबका अलग अलग मत है, उसको जानेंगे कौन क्या इसमें क्या कहते हैं मत दिया था, अंग्रेज क्या कहना था, भारतीय लोगों का क्या कहना था, उसके बारे में जानेंगे। और ये हुआ क्यों था उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है,
अभी जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे एक एक करके इस पर जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसको इरेज कर ले थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम बात करें औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना स्थापत्य, इनको देखेंगे। अगर बात करें औपनिवेशिक शहर कौन कौन थे उसके बारे में जानेंगे। नगरीकरण, किस तरह से नगरीकरण हुआ इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद नगर की क्या योजनाएं थी, क्या योजनाएं होती हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद स्थापत्य के बारे में जानेंगे। स्थापत्य का मतलब होता है जो हम यह बिल्डिंग देख रहे हैं या मंदिर मस्जिद देख रहे हैं, तो उसके निर्माण से संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे, जो स्थापत्य के तहत देखेंगे हम। इसके बाद अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी जो है भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन, जैसे ही 1915 ईस्वी में यह कहाँ से लौट के आया था, दक्षिण अफ्रीका से, तो आने के बाद पहला जो है सत्याग्रह इसी बिहार की धरती से शुरुआत करते हैं। कब? 1917 ईस्वी में। कहाँ से? चंपारण से करते हैं। और यहीं से गांधी जी क्या हो जाते हैं हीरो बन जाते हैं और भारतीय इतिहास के पटल पर छा जाते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कहते हैं महात्मा गांधी के बारे में, किस तरह से वो बिहार की धरती से जो 1917 की चंपारण जो किसान आंदोलन था, यहाँ से क्या कहते हैं अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1917 के बाद अगर देखें तो 1920-22 में या उससे पहले देखें तो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन। इसके बाद अगर देखें तो असहयोग आंदोलन, जो कि 1920-22 में हुआ था, असहयोग आंदोलन। इसके बाद अगर देखें हम तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, इनके अलावा भी कई क्या कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे हम लोग। और इसके बाद अगर हम बात करें 13वां टॉपिक की, अगर हम बात करें 14वां टॉपिक की अगर हम बात करें, ये विभाजन को समझना, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था, विभाजन को